नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं मगर पाने के लिए पूरा आसमान। हर लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई बड़े बड़े सपने देखते हैं मगर उनको पूरा सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास गुजराती लड़के की है जो अपनी जेब में मात्र 40 रुपए लेकर के मुंबई पहुंचता है और कुछ सालों के अंदर लगभग 4000 करोड़ का मालिक बन जाता है। जी हाँ, आज की कहानी ऐसे ही एक सफर जो कि पैदल चलने से लेकर के लेक्सस जैसी इंपोर्टेड गाड़ी तक पहुंचता है। जी हाँ, सफर एक मुंबई की छोटी चाल से 12,000 स्क्वायर फीट का एक सी फेसिंग पेंट हाउस। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली के पार्लियामेंट में भी जिसके नाम का डंका बजता है। और तो और साथियों, एक समय ऐसा भी आता है जब इस व्यक्ति का नाम भारत के प्रधानमंत्री तक से जोड़ा जाता है। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक, स्टॉक मार्केट स्कैम के पीछे के मास्टरमाइंड दा हर्षद मेहता की। साथियों, यूं तो उनके बारे में कई जगह जानकारियां उपलब्ध है, किताबों में, मूवीज में, यहां तक कि एक वेब सीरीज भी बनाई गई थी। मगर साथियों, कई ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हैं जो इन मूवीज, इन वेब सीरीज और इन किताबों में भी नहीं है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित चौहान और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं स्टॉक मार्केट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडिया में 1875 में एस्टैब्लिश्ड हुआ मगर उसके 150 साल बाद भी आज लगभग पूरी पॉपुलेशन के 3% लोग ही हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, 150 साल बाद भी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3%। दोस्तों, स्टॉक मार्केट हर देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है। हर देश की इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बावजूद इसके सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूसरे देशों की तो चाइना जो कि लगभग 13% कंट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ में यूएसए जो कि लगभग 55% पॉपुलेशन जो है देश की, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अपनी कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं साथियों। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को मुंबई के घाटकोपर में कपड़े के एक लोअर मिडिल क्लास व्यापारी शांतिलाल मेहता के घर पे होता है। हर्षद अपनी शुरुआती पढ़ाई घाटकोपर मुंबई से ही पूरी करते हैं मगर पिताजी के बिजनेस में नुकसान के चलते और उनके खराब स्वास्थ्य के चलते पूरा परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ मूव हो जाता है। मगर साथियों, हर्षद की किस्मत में मुंबई का बहुत बड़ा अध्याय लिखा हुआ है। हर्षद को शायद मालूम नहीं था कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मुंबई में ही लिखा जाना था और इसी कड़ी में मुंबई वापस 1973 में हर्षद को बुलाती है। 1973 में हर्षद वापस मुंबई की तरफ आता है और बीकॉम के कोर्स के अंदर लाला लाजपत राय कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है। अपनी इस ग्रेजुएशन के साथ साथ हर्षद छोटे मोटे कामों में भी अपना हाथ आजमाता है, जैसे कि सीमेंट की सप्लाई, हीरो की पॉलिश और हौजरी के कई सारे काम। 1976 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही हर्षद द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्समैन जॉब ज्वाइन कर लेता है। उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद में वहां उसे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है और दिन ब दिन उसकी रुचि स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ने लगती है। इसी कड़ी में हर्षद द न्यू इंडिया एश्योरेंस के स्टॉक डिवीजन में अपना ट्रांसफर ले लेता है। वो स्टॉक एक्सचेंज में आना जाना शुरू कर देता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे उसके लिए खुल गए थे और दिन ब दिन हर्षद की दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगती है। साथ ही साथ हर्षद ये फैसला लेता है कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी हाथ आजमाए। वो स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू कर देता है और स्टॉक मार्केट का जुनून उसके सर पर ऐसा सवार होता है कि 1978 में वह अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है और हरजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज को ज्वाइन कर लेता है। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रसन्न पंजीवन दास से, जिन्हें वह अपना गुरु बना लेता है। उन्हीं के सानिध्य में वह पूरे स्टॉक मार्केट को समझता है, पूरी फंक्शनिंग को समझता है। सारे दांव पेच सीखने के बाद में हर्षद मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत नाम कमाता है। चीजें उसके लिए बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी मगर 17 मार्च 1982 को एक सडन क्रैश होता है मार्केट और उस क्रैश में हर्षद अपनी बहुत बड़ी सेविंग्स गंवा देता है। हर्षद की वाइफ ज्योति मेहता द्वारा एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि ये क्रैश ने उनके जीवन को ऐसा प्रभावित किया कि उनके सेविंग्स के साथ साथ उनके घर की ज्वेलरीज तक बेच दी गई। लोगों को लगने लगा कि शायद हर्षद का अध्याय यहाँ खत्म हो चुका है मगर हर्षद के दिमाग में शायद ही कुछ और चीजें चल रही थी। हर्षद और मजबूत वापसी करने को तैयार था
और इसी कड़ी में हर्षद ने और उसके भाई अश्विन ने मिलकर के 17 अगस्त 1982 को ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म की शुरुआत करी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर का लाइसेंस ले लिया। इसके बाद हर्षद के लिए स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए थे और हर्षद ने स्टॉक एक्सचेंज में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। साथियों, इन्हीं वर्षों में हर्षद ने और ग्रो मोर ने बहुत तरक्की करी, बहुत पैसा कमाया। साथियों, हर्षद की कमाई का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय में भारत के अंदर लेक्सस जैसी सिर्फ एक इंपोर्टेड गाड़ी होती थी और वह गाड़ी होती थी हर्षद मेहता की। जी हाँ, सिर्फ यही एक गाड़ी नहीं बल्कि और कई इंपोर्टेड गाड़ियां भी हर्षद के पास में थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 12,000 स्क्वायर फीट का एक सी फेसिंग पेंट हाउस हर्षद के पास था। साथियों, हर्षद दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। 90 का दशक आते आते हर्षद मेहता को स्टॉक एक्सचेंज का द बिग बुल कहा जाने लगा। जी हाँ, कई लोग उसे स्टॉक का अमिताभ बच्चन भी बोलते थे। देखते ही देखते हर्षद ने पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना सिक्का जमा दिया। लोग यहाँ तक ये भी कहते थे कि जिस स्टॉक के ऊपर हर्षद हाथ रख दे वह स्टॉक सोना बन जाता था। इसीलिए लोग हर्षद को बहुत क्लोजली फॉलो करने लगे, उसकी टिप्स को फॉलो करने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों, मगर 23 अप्रैल 1992 को एक ऐसी घटना घटती है जहां से हर्षद की जिंदगी 360 डिग्री घूम जाती है। जी हाँ, 23 अप्रैल 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपता है। उस आर्टिकल के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 500 करोड़ की सिक्योरिटीज अभी भी जमा होनी बाकी थी। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे खलबली सी बच जाती है और यहीं से साथियों स्कैम की एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो जाती है। मगर इस स्कैम को विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्कैम था ये इसी बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स को देखते हुए किया गया था। साथियों, उस समय के बैंकिंग सिस्टम के अंदर आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 2 रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हर बैंक को फॉलो करनी पड़ती। पहला, कैश रिजर्व रेशियो, जिसका मतलब अगर किसी बैंक के पास में कैश है रिजर्व में तो उसको उस पर्टिकुलर रिजर्व में से एक अमाउंट आरबीआई को देना होता था, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, जिससे कि उसका जो कैश रिजर्व था वो कम हो जाता था। और दूसरी रेगुलेशन एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसका मतलब कि अगर उस बैंक के अंदर कोई भी डिपॉजिट होता है तो उसका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला जाता है। इन्हीं दोनों रेगुलेशंस के चलते कई बैंकों के बीच में पैसों का और सिक्योरिटीज का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। साथियों, ऐसे ही आदान प्रदान को RFD बोला जाता था, यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड ब्रोकर्स मैनेज किया करते थे। उनका काम था कि वह ये पता करेंगे मार्केट में कि किस बैंक को सिक्योरिटीज की जरूरत है और किस बैंक को कैश की। तो इसमें हर्षद ने क्या रोल प्ले किया, अब उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए बैंक ए है, हर्षद ने बैंक ए से सिक्योरिटीज ली और उनसे कुछ समय मांगा कि मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं आपके लिए एक ऐसा बैंक लेके आऊंगा जो आपकी सिक्योरिटीज लेकर के आपको कैश देगा। वहीं साथियों हर्षद दूसरी तरफ दूसरे बैंक से कैश लेके अपने अकाउंट में जमा करता था, जो कि आरबीआई की रेगुलेशंस के खिलाफ था। आरबीआई की रेगुलेशन कहती थी कि बेचने वाला और खरीदने वाला बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो एक दूसरे के नाम पे करेंगे, यानी कि जो भी चेक्स इशू होंगे वो बैंक टू बैंक इशू होंगे। मगर हर्षद की रेपुटेशन उस समय इतनी बड़ी थी कि हर्षद ने वे सारे चेक्स अपने नाम पे इशू करवाए और बैंक्स ने कर भी दिए। हर्षद ने वो सारे चेक्स अपने नाम पे इशू कराए, मगर उनको सिक्योरिटीज नहीं ला करके दी। उनको कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे बैंक्स के अरेंजमेंट करूंगा जिनको सिक्योरिटीज की जरूरत है। साथियों, ये प्रोसेस बहुत स्मूथली चल रहा था। हर्षद के पास पैसों का भंडार था, पैसों का फ्लो बहुत तेजी से चल रहा था और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके हर्षद ने मार्केट को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कई स्टॉक्स ऐसे थे जो देखते ही देखते आसमान छू गए। ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एसीसी सीमेंट का एक स्टॉक जिसकी कीमत मात्र 200 रुपए थी। देखते ही देखते हर्षद ने कुछ महीनों में उस स्टॉक को 4400 रुपए तक पहुंचा दिया। साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं 200 रुपए का स्टॉक 4400 तक चला गया। ऐसे कई स्टॉक्स और थे जिसको हर्षद ने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत तेजी आ गई। इसी तेजी को देखते हुए कई लोगों ने कई जगह से अलग अलग पैसे इन्वेस्ट किए और कई सारे प्रॉफिट्स बनाए। सब कुछ साथ ही बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। मगर अब वापस आते हैं अपने उस आर्टिकल पे। सब कुछ बहुत स्मूथली चलने के बाद में 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचेता दलाल नाम की जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल छापा और उस आर्टिकल के छपने के बाद में ही सभी बैंक्स में मानो खलबली मच गई थी और तो और स्टॉक मार्केट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ना शुरू हुआ। इसी बीच में साथियों पूरी मार्केट के अंदर एक मंदी का दौर आया।
और देखते ही देखते जो शेयर्स एक समय पर आसमान छू रहे थे वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगे और यही कारण था कि हर्षद बहुत बड़ा नुकसान झेलने लगा और इसी नुकसान के चलते हर्षद इन बैंक्स की भरपाई नहीं कर पाया। जिन बैंक्स के पास से सिक्योरिटीज ली तो थी मगर उन बैंक्स को कोई कैश नहीं दिया गया। इसी मंदी के चलते हर्षद बैंक्स का पैसा नहीं लौटा पाया और ऊपर से ये आर्टिकल छपने के बाद में हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। हर्षद हर तरफ से फंसता जा रहा था। एक तरफ से बैंक्स का दबाव जहां उसके पास में वापस करने के लिए पैसे नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स और सीबीआई ने भी हर्षद पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति मेहता ने अपनी स्टोरी के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि जिस 500 करोड़ रुपए का जिक्र सुचेता दलाल ने उस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में किया था वह बिल्कुल झूठी खबर थी, क्योंकि जिस 500 करोड़ रुपए की बात वहां हो रही थी वह उस रिपोर्ट के छपने के 4 दिन पहले ही हर्षद ने बैंक्स को वापस कर दिया था, वो भी इंटरेस्ट के साथ। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बताया कि एसबीआई के चेयरमैन ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए बयान में इस चीज का भी जिक्र किया था कि ये जो 500 करोड़ रुपए का डिफरेंस था ये एक रिकंसिलिएशन एरर था जो कि अब सॉर्ट आउट हो चुका है। साथियों, यह सिर्फ हर्षद मेहता का डाउनफॉल नहीं था बल्कि कई हजारों इन्वेस्टर्स का डाउनफॉल था जिन्होंने तेजी देखते हुए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और जैसे ही मंदी का दौर आया, जैसे ही सारे शेयर्स के दाम गिरे, उन लोगों ने भी बहुत भारी लॉसेस झेले। यह नुकसान इतना बड़ा था जिसकी कल्पना आप और मैं बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां तक कि विजया बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद मेहता के नाम पर कई सारे चेक्स इशू किए थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इसी कड़ी में साथियों 9 नवंबर 1992 को हर्षद को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सेबी ने हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हर्षद अब जेल की सलाखों के पीछे। उनके ऊपर 72 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस और 600 से ज्यादा सिविल केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, मगर हर्षद ने जेल में रहते हुए ही सारे केसेस लड़े और एक के बाद एक केसेस में अपनी जीत हासिल करी। कुछ समय के बाद हर्षद मेहता जेल से बाहर आए। क्योंकि उनको सेबी ने स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए वो स्टॉक मार्केट के अंदर अब अपनी जगह नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने अखबार में आर्टिकल्स लिखने शुरू किए कि कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा कहते हैं कि एक आम आदमी की कामयाबी के कई दुश्मन होते हैं। हर्षद की यह खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली। हर्षद के ऊपर दोबारा से सीबीआई का दबाव आना शुरू हो गया। इसके बाद हर्षद ने फैसला लिया कि वह इस पूरे मुकदमे में अकेला नहीं डूबेगा। उसने बोला कि मैं डूबूंगा तो सबको साथ लेकर डूबूंगा। और इसी कड़ी में जून 1993 को हर्षद अपने वकील राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हां, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षद ने अपने साथ साथ इस पूरे स्कैम के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का नाम ले लिया। उन्होंने बताया कि मेरे साथ इस स्कैम में पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल है। इस स्कैम से बचने के लिए मैंने पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रकम दी थी। खबर के बाहर आने के बाद में साथियों जैसे कि देश के अंदर एक हाहाकार सा मच गया हो, मगर इसके सबूत कभी किसी को नहीं मिले कि पीवी नरसिम्हा राव ने वह 1 करोड़ रुपए हर्षद मेहता से लिए थे। वहीं दूसरी तरफ हर्षद की पत्नी ज्योति मेहता अपनी स्टोरी में लिखती हैं कि हर्षद ने पीवी नरसिम्हा राव को इलेक्शन में सपोर्ट करने के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिया था, जिसमें कि 67 लाख पहले दिन उनसे मुलाकात के दौरान दिया गया और बाकी का 33 लाख अगले दिन उनको पहुंचाया गया। उसके बाद में साथियों ऐसा मानिए कि हर्षद के पीछे सारी बड़ी ताकतें लग गई थी। सन 2001 में हर्षद को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया और 2001 31 जनवरी रात को 11 बजे थाने जेल से ही ये खबर आती है कि हर्षद मेहता नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हर्षद की मौत के बाद भी साथियों उनके सारे एसेट्स, उनके सारे पैसे फ्रीज करके रखे गए और उनकी इस इंसाफ की और उनके हक की लड़ाई के लिए आज भी उनका पूरा परिवार इंसाफ मांग रहा है। साथियों, जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हर कहानी के 2 वर्जन होते हैं। हमने एक वर्जन पढ़ा, सुना, देखा वेब सीरीज के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, मीडिया के थ्रू। वहीं दूसरा वर्जन उनकी वाइफ ज्योति मेहता, जिन्होंने 2 साल पहले इस पूरी स्टोरी का खुलासा किया है। साथियों, हर्षद कितने सही थे, कितने गलत थे, ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज हर्षद अगर जिंदा होते
तो भारत के हर घर के अंदर से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा रहा होता। स्टॉक मार्केट जो पॉपुलेशन के 3% पे बैठा है, आज कहीं ना कहीं 20% से ऊपर होता। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।